आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बैंकिंग अवेयरनेस सीरीज की 7th वीडियो में। आज हम लोग का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है केवाईसी। आप में से सब ने केवाईसी के बारे में सुन रखा होगा। केवाईसी का फुल फॉर्म नो योर कस्टमर तो सब जानते होंगे, लेकिन केवाईसी क्यों जरूरी होती है, केवाईसी के लिए रेगुलेशंस, बैंक अकाउंट ओपन करते समय आपको केवाईसी के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स कंपलसरी हैं, ये सारा डिस्कशन इसी में आप लोग का बारे में करेंगे। केवाईसी होता क्या है, इसकी नीड क्या है, ये सब कुछ डिस्कशन करेंगे, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, वीडियो जैसे ही पब्लिश होती है उसके विदिन 15 मिनट। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और एक अनाउंसमेंट की, शाम को 8:30 बजे डेली करंट अफेयर्स का क्विज, जिसका प्राइमरी फोकस रहेगा बैंकिंग सेक्टर पर या ऐसी खबरों पर जो कि एग्जामिनेशन में इनकाउंटर हो सकते हैं उनके ऊपर, तो उसके लिए भी टेलीग्राम पर ही आपको जुड़ना है। वो आज से रेगुलर बेसिस पर वहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे शाम को 8:30 बजे। तो शुरू करते हैं, केवाईसी होता क्या है। तो केवाईसी का जनरल फुल फॉर्म तो आपको पता होगा, नो योर कस्टमर। तो अब हम लोग बाइफरगेट करते हैं कि नो योर कस्टमर में के यानी कि नो योर कस्टमर होता क्या है। तो के मीन्स नो योर कस्टमर, वेरीफाई करिए कि जो व्यक्ति अकाउंट ओपन कराने आ रहा है वो रियल है या कहीं फेक तो नहीं, किसी दूसरे के डॉक्यूमेंट लेकर के आ गया, अकाउंट ओपन करा दिया। ये पहले बहुत होता था। अभी भी आप लोगों ने कई केसों में नाम सुना होगा कि किसी के नाम पर कोई मतलब इतना उसकी इनकम भी नहीं है, फिर भी उसके नाम पर 10 करोड़ 20 करोड़ का इनकम टैक्स का नोटिस आ गया। तो होता क्या है कि फ्रॉड अकाउंट्स ओपन हो जाते हैं, उस व्यक्ति से उसके डॉक्यूमेंट्स लिए जाते हैं और वो भोला भाला व्यक्ति दे देता है, कहीं काम करने गया, किसी के घर पर काम किया, वहाँ पर वो अकाउंट ओपन हो जाता है। वो लोग उस अकाउंट का यूज अपने लिए करते हैं, उसको पता ही नहीं व्यक्ति को कि मेरे अकाउंट में करोड़ों रुपए आ रहे हैं, अरबों रुपए आ रहे हैं। और एक दिन क्या होता है, जब इनकम टैक्स की नज़र पड़ती है तो पटाख से उसके इनकम टैक्स की नोटिस पहुंच जाती है। फिर पता चलता है कि भैया ये तो झोल था। तो नो योर कस्टमर। अब इसके अलावा के का मतलब अपने कस्टमर को जानिए भैया। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि प्रिवेंट करना आइडेंटिटी थेफ्ट को, किसी की आइडेंटिटी कोई चोरी करके तो नहीं बना दिया, मनी लॉन्ड्रिंग को बचाना, फ्रॉड एंड फाइनेंस ऑफ टेररिज्म। बेसिकली जो केवाईसी का मेन ऑब्जेक्टिव था बैंकिंग सेक्टर में, वो ये कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंस ऑफ टेररिज्म को रोकने के लिए था। होता क्या था, एक जैसे हमारे पड़ोसी मुल्क जो हैं, एक पाकिस्तान, इसके थ्रू टेरर फंडिंग होती है। तो डायरेक्ट अगर इसके थ्रू कोई मनी आता था तो वो तो हमारी नोडल एजेंसीज ट्रैक कर लेती थी, लेकिन ये क्या करता था, हवाला के थ्रू या ऐसे डिफरेंट माध्यम से कई सारे अलग देश हो गए, यूएई हो गया, सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, बहरीन हो गया, ऐसे जो देश हैं मिडिल ईस्ट के या वेस्टर्न एशिया के, वहाँ से क्या कराता था, इंडियन अकाउंट में पैसे भिजवाता है। ये अभी भी होता है, ये सदियों से चला आ रहा है। तो इसके बारे में हमारी नोडल एजेंसीज ने कहा बैंक्स को कि भाई ये ट्रांजैक्शंस तो बाया बैंक ही डन हो रही हैं। तो आरबीआई को निर्देश दिया गया कि आप ऐसा कुछ करिए कि भाई अगर किसी के अकाउंट में हमें संदेह हो कि सडन अमाउंट में मनी आ गया है, सडन अमाउंट में मनी आ गया, विड्रॉ भी हो गया और ये केस बार बार रिपीट हो रहा है, तो हम उस कस्टमर का कम से कम एड्रेस, उस कस्टमर को वेरीफाई, उस कस्टमर को उठाकर पूछताछ कर सके। तो नो योर अपने इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग से प्रिवेंट करने के लिए। वाई मीन्स योर डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में आपकी आइडेंटिटी प्रूफ, यानी कि जो आपको बताए कि हाँ जैसे मेरा नाम अगर जो भी है तो वही नाम है, जैसे किसी का नाम रमेश कुमार है तो रमेश कुमार अपना रमेश कुमार की आइडेंटिटी देंगे, उसमें उनके फादर का नाम भी होगा, उनका डेट ऑफ बर्थ भी होगा, उनका रेजिडेंस एड्रेस भी होगा। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस भी देना पड़ता है। यूटिलिटी बिल दे सकते हैं आप लोग, या तो आप लोगों को प्रूफ ऑफ एड्रेस वैलिड जो है, वो अभी हम डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से प्रूफ ऑफ एड्रेस में दिया जा सकता है। उससे पहले जल्दी से सी का मतलब कंप्लायंसेस एंड रिस्क असेसमेंट। इसके बाद जो डेटा कलेक्ट होता है इसको मतलब इसको वेरीफाई किया जाता है कि हाँ ये व्यक्ति सही है भाई, इस व्यक्ति। अब होता क्या है कि आप लोग बैंक में जब अकाउंट ओपन कराते हैं तो आपके घर पर एक वेलकम किट आता है। आप लोग को लगता है कि आपका बैंक बहुत अच्छा है, उसने आपको वेलकम किट भेजा, लेकिन असल में रियलिटी ये है कि वो किट भेज करके बैंक वेरीफाई करते हैं कि जो आपने प्रूफ ऑफ एड्रेस दिया है ये रियलिटी में आपका ही एड्रेस है या नहीं है। अब हाल फिलहाल में देखा गया है कि आपको परमानेंट एड्रेस के अलावा करस्पॉन्डिंग एड्रेस भी दे सकते हैं आप लोग, जहाँ पर आप रह रहे हैं, तो उसका भी वेरिफिकेशन होता है। तो आपका चेक किया जाता है कि आपने जो एड्रेस डाला है ये सही है कि नहीं। कहीं पर आपने अपने बिजनेस के नाम पर करंट अकाउंट ओपन कराया है कि तो वहाँ पर ही आपका बिजनेस चल रहा है कि नहीं उस एड्रेस पर, तो ये वेरीफाई होता है। तो ये रिस्क वहाँ से डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको वेरिफिकेशन होता है, फिर फर्दर हाँ आप सही बंदे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती, जरा से भी डाउट होने पर आपको रेल बनाई जाती है। आगे बढ़ेंगे, अब डिस्कस करेंगे कि क्या है आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंटेशन।
तो पहले तो रेजिडेंसी आपको पता प्रूफ करने के लिए आपको इस समय जो गवर्नमेंट भी वैलिड करती है, आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, नेशनल आईडी कार्ड, आधार कार्ड, डीएल, इनमें से कुछ भी होना चाहिए, या ऐसा कोई डॉक्यूमेंट जिस पर प्रॉपर एड्रेस मेंशन हो। ये पैन कार्ड नहीं है, पैन कार्ड पर एड्रेस मेंशन नहीं होता है। तो आप लोग सोच रहे होंगे फिर भी पैन कार्ड बैंक क्यों मांगता रहता है। सिर्फ इसलिए मांगते हैं कि आपकी जो ट्रांजैक्शन है, बिना पैन कार्ड के भी आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। आप आधार कार्ड लेकर के जाइए, आपका अकाउंट ओपन कर देंगे बैंक, लेकिन उस पर रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी। सपोज 50,000 रुपये से ज़्यादा आप ना विड्रॉल कर सकते हैं, ना डिपॉजिट ही नहीं कर सकते, तो विड्रॉल कैसे करेंगे। जैसे ही उस लिमिट को पार करेंगे, आपको क्या करना पड़ेगा, आपका पैन कार्ड डिटेल सबमिट करना पड़ेगा। पैन कार्ड डिटेल सबमिट करते ही क्या होगा कि आप पैन कार्ड जैसे ही सबमिट करेंगे तो आप इनकम टैक्स के दायरे में आ जाएंगे। आपके पास कोई सडन मनी आ रहा है, कुछ पैसा आप लोग आ रहा है, आप लोग निकाल ले रहे हैं पट्ट से, तो वो सब डेटा बैंक के पास रहेगा। तो इसीलिए बैंक्स पैन कार्ड को बोलते हैं कि भाई पैन कार्ड भी सबमिट करिए। अदरवाइज बिना पैन कार्ड के भी अकाउंट ओपन हो सकता है, स्मूथली ऑपरेशन हो सकते हैं, लेकिन लिमिट क्रॉस होते ही आपको फिर पैन कार्ड सबमिट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। तो आइडेंटिटी प्रूफ में आप लोग अपना आधार कार्ड, आपका जो भी आपका पासपोर्ट अगर बन गया है, वोटर आईडी कार्ड दे सकते हैं, मनरेगा का कार्ड दे सकते हैं, जैसा कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, कोई भी ऐसा कार्ड जिसमें आपका एड्रेस मेंशन हो, नाम मेंशन हो, फादर का नाम मेंशन हो। इसके अलावा प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए जो भी आप अगर रेंटल एग्रीमेंट रह रहे हैं, जैसे कई बार आपने बिजनेस ओपन किया है और सीए आपको खोलना है, करंट अकाउंट खोलना है, तो उसका यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिशियल का कोई लेटर आप लोग दे सकते हैं, कैसे आप लोग सरकारी घर किसी के पास है तो वो ये काम कर सकते हैं। तो ये सब आपका प्रूफ ऑफ एड्रेस कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा सपोर्टिंग कस्टमर इन्फॉर्मेशन, ये एडिशनल होते हैं, कंपलसरी नहीं होते। तो इसमें आपने कभी ऑनलाइन अकाउंट ओपन कराया है तो आपकी केवाईसी कैसे होती है, पहले आपको क्या बोलता है वो कि अपना आधार कार्ड स्क्रीन के सामने लेकर के आइए, उसका बैक साइड दिखाइए, उसकी फ़ोटो लेता है, फिर कहता है पैन कार्ड दिखाइए, फिर उसके बाद आपकी ऐसे सीधे बैठिए, फिर ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, मतलब लेफ्ट राइट घुमाइए, फिर ऊपर नीचे करिए, ये करिए, फिर उसके बाद अपना साइन करिए, दिखाइए। तो यही पूरा ये सिग्नेचर सैंपल हो गया, ये सब चीज़ें यही हो गई। स्कैन करा जाएगा डेटा, फिर आपका अकाउंट अप्रूव हो जाएगा। अब केवाईसी का जो बेसिकली बैंक्स तो केवाईसी एक बार करा लिए तो ऐसा नहीं कि कभी नहीं कराना है। फिर बैंक्स आपकी अकाउंट को क्लासिफाइड करेंगे कि ये किस तरीके का अकाउंट है। अगर वो अकाउंट हाई रिस्क अकाउंट हुआ तो हर 2 साल पर आपको केवाईसी कराना ही पड़ेगा। हाई रिस्क अकाउंट मतलब पॉलिटिकल कोई अकाउंट हो सकता है जिसमें बैंक को संदेह हो कि इसमें कोई फ्रॉड हो सकता है, वैसे अकाउंट्स। इसके अलावा मीडियम रिस्क के अकाउंट जिनको हर 8 साल पर रिन्यूअल कराना पड़ेगा, ये कौन से हो सकते हैं, HNIs हो सकते हैं। इसके अलावा रिन्यूअल लोग मतलब जो इनका लो रिस्क है, हाँ पता है कि हाँ ये एक जेन्युइन व्यक्ति है, इनका पैसा आता है जाता है, कोई इतना मतलब सैलरीड अकाउंट है तो इतना अमाउंट आता है, तो उनको हर 10 साल पर एक बार कराना रहता है। तो ये 3 केसेस आप लोग याद रखिएगा। एक लो रिस्क होता है, एक मीडियम रिस्क, एक हाई रिस्क। लो रिस्क में 10 साल पर, मीडियम रिस्क में 8 साल पर, हाई रिस्क में हर 2 साल पर आपका केवाईसी कंपलसरी है। इसके बाद ये अगर कुछ उसमें फ्रॉड आ गया, जैसे कुछ भी पकड़ा गया कि भाई पहले एड्रेस कुछ और था तो आपका बाद में एड्रेस अपडेट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आपका पहले भी एड्रेस कुछ और था, फिर एड्रेस कुछ और है, वहाँ रहे नहीं है, तो फिर आपको रिस्क मैनेजमेंट के तहत वहाँ पर आपका अकाउंट फ्रीज कर दिया जाएगा। आपके पैसे को रोक दिया जाएगा निकालने से। आप जमा कर सकते हैं, निकाल नहीं सकते। निकाल कब सकते हैं, जब आप जाएंगे ब्रांच मैनेजर को एक लेटर देंगे, प्रूफ देंगे, अपना केवाईसी कंप्लीट कराएंगे, तो फिर आपको वो लोग जो आपका अकाउंट रोके हैं उसको वो लोग छोड़ देंगे। तो ये रहा 3 जो उसकी कैटेगरीज होती हैं। अकाउंट पार्सली और फुली फ्रोजन हो जाता है, नो डेबिट्स, और डेबिट्स तो हो सकते, विड्रॉल्स बिल्कुल नहीं हो सकते। आप लोग जमा कितना भी करा दीजिए, उसमें आप लोग विड्रॉल कहीं नहीं कर सकते, डेबिट कार्ड का यूज नहीं कर सकते, पैसा निकाल नहीं सकते बेसिकली। रिस्ट्रिक्शंस, डिजिटल बैंकिंग एक्सेस, ये भी नहीं कि UPI के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं, ये सब भी नहीं हो सकता आपका। अब हम लोग आते हैं कि ये केवाईसी रिफॉर्म जो इंडिया में हुआ, ये कब कब हुआ। तो ये इन स्टार्ट तो USA से हुआ था। कहाँ से हुआ था, स्टार्ट हुआ था USA से। वहाँ के नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोपैथिक सब्सटेंस एक्ट वहाँ पर आया था। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, PMLA एक्ट, आप लोगों ने नाम सुना उसका होगा, इसका 2002 में आया था। तो इसके द्वारा क्रिमिनलाइज कर दिया गया था मनी लॉन्ड्रिंग को। मनी लॉन्ड्रिंग को गुनाह बता दिया गया था, गुनाह बना दिया गया है।
क्रिएट्स द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट FIUIND। अभी इसके कई सारे टाइप्स भी हो रहे हैं। इसने PFRDA के साथ टाइप किया है, सेबी के साथ, अभी ये रिसेंट 3-4 दिन की खबरें हैं, इसने टाइप्स किया है। हो क्या रहा था कि बैंक्स के साथ तो इनके टाइप्स होते हैं, तो बैंक्स का डेटा तो इनके पास चला जा रहा है। अब लोग फ्रॉड का नया तरीका क्या निकाल ले रहे हैं, नई नई पेंशन स्कीम्स, नई नई इन्वेस्टमेंट। इसमें क्या हो रहा है, सेबी मतलब कोई पोर्टफोलियो किसी का इतना लंबा चौड़ा हो गया है, सो वहाँ से वो लोग अपने उस पैसे को डाल करके भाई बेच के कहीं ना कहीं से निकाल लेंगे। तो अब क्या, सेबी से पार्टनरशिप हो गया तो वहाँ पर भी गए, NSE में SE में कहीं पर भी कुछ भी किया तो पट्टे से सेबी आपको पकड़ के सेबी से डेटा मांगा जाएगा तो सेबी दे देगा। उसके अलावा आप PFRDA में कहीं भी पेंशन फंड में के रूप में कोई भी फ्रॉड करना चाहें तो वहाँ से भी आपको लपेटे जाओगे। तो अब वो उनके साथ भी टाई अप हो चुका है। ये रिसेंट 5 या 6 दिन की अंडर की दोनों न्यूज़ हैं, एक तो शायद कल परसों की न्यूज़ है। फिर RBI ने फ्रेमवर्क बनाया 2009 से 2012 तक। RBI KYC मास्टर डायरेक्शन से सर्कुलर्स आए थे। इतना याद रखिएगा, 2002 में लॉ बना था, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA एक्ट 2002 में बना था। कब बना था, 2002 में। फीचर ऐड किया कि जब से डिजिटल KYC होने लगा तो KYC के माध्यम से आपका डिजिटली फ़ोटो, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका सिग्नेचर, ये सब वेरीफाई कराना जाता है। इसमें एक का सामने जो आपके व्यक्ति बैठा रहता है वो कोई ब्रांच का ही, उस बैंक का ही व्यक्ति रहता है, तो इसलिए वो वेरीफाई करता है हाँ कि हाँ आप जेन्युइन व्यक्ति हैं। नहीं होता है तो नहीं होता है आपका वेरिफिकेशन, अकाउंट नहीं ओपन होता है। कई केसेस में ऐसा होता है कि उनको लग गया कि हाँ ये कुछ गड़बड़ है तो नहीं ओपन होता है, इस बात का प्रमाण है मेरे पास, ठीक। या कई बार ऐसा होता है कि आपने अकाउंट ओपन करा लिया, उनको जेन्युइन लग रहा है लेकिन हाँ उनको एड्रेस में कुछ गड़बड़ लग रहा है, तो आपको कहते हैं कि आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा, आपका आधार पैन कार्ड उनका पहुंच जाएगा, सॉरी आपका जो भी अकाउंट के रहेंगे डेबिट कार्ड आपका, वो सब आपका घर पहुंच जाएगा, लेकिन पासबुक भी घर आप पे पहुंच जाएगी, लेकिन आपको इतने दिन में आकर के ब्रांच पर अपनी KYC कंप्लीट करानी पड़ेगी। तो ये रही KYC की कंप्लीट डिटेल्स, PMLA से लेकर के सब कुछ का हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। कुछ क्वेश्चन आपके अगर रेज हो रहे होंगे तो पूछिएगा बस कमेंट बॉक्स में, वीडियो को फैलाइएगा बस। अंत में जाते जाते यही कहूँगा कि कभी भी बैंक्स आपको फ़ोन करके आपका OTP CVV कार्ड डिटेल्स, आपके कोई पैन कार्ड डिटेल्स, को आधार कार्ड डिटेल्स कुछ नहीं मांगते हैं। तो बैंक्स की तरह का कोई भी ऐसा कॉल आता है तो कॉल को इमीडिएटली कट कर दीजिए, वो कॉल फ्रॉड हो सकता है। आपका हाउस अरेस्ट का केसेस चल रहा है, अपने सीनियर सिटीजन्स, अपने दादा दादी मम्मी पापा को बताइए कि ऐसे कोई केसेस नहीं होते हैं। अगर आपके साथ बाई चांस अगर आपने किसी को OTP शेयर कर दी है, कुछ ऐसा कर दिया है, आपके साथ फ्रॉड हो गया है, तो RBI की गाइडलाइन है विदिन 5 डेज आप बैंक में रिपोर्ट कर दीजिए, आपको फुल पैसा मिल जाएगा। इसका मैंने एक एग्जांपल देखा है, मेरे फादर के साथ 5000 का ऐसा हुआ था, तो उनको वो इमीडिएट 2-3 दिन के अंदर वो पैसा वापस मिल गया था बैंक से। उन्होंने हाँ लेकिन अगले दिन जैसे रात को उन्होंने किसी डिलीवरी साइट पर, पिज़्ज़ा साइट पर, तो उन्होंने गूगल के थ्रू जा करके पेमेंट कर दिया, तो वहाँ से आया कि आप पर OTP आया होगा, तो उन्हें लगा कि हाँ जेन्युइन होगा, तो वहाँ से OTP उन्होंने सबमिट कर दिए, वो पैसा अकाउंट से कट गया उनके। तो उन्होंने बताया, तो फिर वो अगले दिन ब्रांच में गए, तो ब्रांच में उन्होंने बोला तो उनका अमाउंट वापस हो गया, 2-3 दिन में लगे लेकिन पूरा अमाउंट वापस हो गया। तो ऐसे केसेस में आप लोग इमीडिएट अपने बैंक को बताइए 5 दिन के अंदर। बैंक आपकी सुनवाई नहीं करता तो RBI ओबीडेंस में अपना कंप्लेन कर सकते हैं, वो आपका सुनवाई अवश्य करेंगे। KYC के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में बस पूछिएगा। क्विज़ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइएगा, रेगुलर बेसिस पर 8:30 बजे रात को क्विज़ वहाँ पर होते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए।